नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आने वाले एग्ज़ाम्स की। आज से मैं आप लोगों के लिए नई क्लासेस स्टार्ट कर रही हूं, जिसमें आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के भी टीजीटी पीजीटी की भी क्लासेस लूँगी मैं। उसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी क्लासेस आपकी होने वाली हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी क्लासेस होने वाली हैं। सभी टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है उनका जो सिलेबस है वो लगभग मिलता जुलता है, तो हम साथ में सभी की तैयारी एक साथ करते रहेंगे। इस क्लास में हम आधुनिक काल के काव्य खंड से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। कुल 40 प्रश्न हैं। प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन ये है कि आने वाली परीक्षाओं में कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 2021 के यूपी टीजीटी में हुआ था, तो इस हिसाब से मैंने प्रश्नों को बनाया है। ये प्रश्न किसी किताब से नहीं है, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप सही कर पाएँ। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ कब से मानते हैं? 1843 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1850 ईस्वी से या 1857 ईस्वी से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको बताना है कि हिंदी कविता का आरंभ शुक्ल जी कब से मानते हैं। सही उत्तर है इसका 1843 ईस्वी से। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रकरण एक, जिसे इन्होंने पुरानी धारा नाम दिया है, उसमें संवत 1900 से 1925 तक के समय को उन्होंने लिया है आधुनिक हिंदी कविता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यह एक कथन है। आपको बताना है कि शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है। कथन है कि इनकी ब्रजभाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपक पड़ती है। शुक्ल जी का यह कथन किस विद्वान के लिए है? राजा लक्ष्मण सिंह के लिए, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए या प्रताप नारायण मिश्र के लिए? शुक्ल जी के सारे ही कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, और इन्होंने यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह के लिए कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने उत्तर कमेंट में देते रहिएगा, क्योंकि मैं कमेंट देखती रहती हूँ आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, नवीन धारा के बीच भारतेंदु जी की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। यह कथन भारतेंदु जी के लिए किस विद्वान का है? किस विद्वान ने इस कथन को कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, रामचंद्र तिवारी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? कथन किसका है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का यह कथन है भारतेंदु जी के लिए, और यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है आप लोगों के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हों उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको यह प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इनके छंदों में यतिभंग प्रायः मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने उनसे बातचीत की, तब इन्होंने कहा, मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। शुक्ल जी का यह कथन किसके संबंध में है, किनके संबंध में है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, पूछा जा सकता है यह प्रश्न। थोड़ा सा हिंट देती हूँ, शुक्ल जी ने इनके बारे में एक किताब भी लिखी हुई है। सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। शुक्ल जी की एक किताब है प्रेमघन की छाया में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन से विद्वान भारतेंदु युग के साहित्य को व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रामविलास शर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र तिवारी? इनमें से कौन से विद्वान जो हैं गदर से प्रभावित मानते हैं भारतेंदु युग के साहित्य को? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रेम पुष्पांजलि किसका काव्य संग्रह है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या ठाकुर जगमोहन सिंह? प्रेम पुष्पांजलि किसकी रचना है, किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के निम्न में से कौन सी कविता राजभक्ति से संबंधित नहीं है? जातीय संगीत, रिपनाष्टक, विजय वल्लरी या प्रेम पलाप? इसमें से कौन सी रचना जो है राजभक्ति से संबंधित नहीं है?
जब भी एग्ज़ाम में आप बैठे हों और कोई प्रश्न जो है नहीं है से संबंधित आए तो तुरंत वहाँ नहीं पर आप गोला लगा लीजिएगा, ताकि ध्यान है कि हमें नहीं है बताना है। सही उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप जो रचना है वह राजभक्ति से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जातीय संगीत, रिप नाटक और विजय वल्लरी, ये जो हैं यह राजभक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, प्रताप नारायण मिश्र जी की किस कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का चित्रण हुआ है? हरगंगा, हिंद की हिमायत, मन की लहर या बुढ़ापा। प्रताप नारायण मिश्र जी की किस कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का चित्रण मिलता है? यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है इसका मन की लहर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, द्विवेदी युग की समयावधि सामान्यतः क्या मानी जाती है? 1900 से 1918 ईस्वी, ये सभी समय ईस्वी सन में है। 1900 से 1920 ईस्वी, या 1903 से 1936 ईस्वी, या 1903 से 1935 ईस्वी। आपको बताना है द्विवेदी युग की समयावधि सामान्यतः कब से कब तक मानी जाती है। सही उत्तर है इसका 1900 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से द्विवेदी युग की विशेषता कौन सी नहीं है? राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, यथार्थवाद, इतिवृत्तात्मकता या विषयगत वैविध्य। आपको बताना है द्विवेदी युग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, किसी युग की विशेषता, किसी रचना की विशेषता से संबंधित, तो इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान में रखकर पढ़ा करिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवाद। द्विवेदी युग में यथार्थवाद नहीं देखा जाता है, आदर्शवाद की भावना मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, यह भी एक कथन है और आपको बताना है कि शुक्ल जी का यह कथन किसके संबंध में है। उनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। किन के बारे में इन्होंने कहा है? श्रीधर पाठक के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, हरिऔध जी के या प्रेमघन जी के। किसके बारे में इन्होंने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस प्रश्न पे व्याख्या की जरूरत होगी तो मैं व्याख्या कर दूंगी, जहां नहीं जरूरत है हम सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे। कुमार संभव सार किसकी रचना है? बालमुकुंद गुप्त की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, लाला भगवान दिन की या रामचरित उपाध्याय की। कुमार संभव सार किसकी रचना है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, ये सभी प्रश्न जो हैं आपको काव्य खंड से देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, मैथिली शरण गुप्त की निम्न में से कौन सी रचना महाभारत पर आधारित नहीं है? ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जयद्रथ वध, वक संहार, वन वैभव या पंचवटी। इनमें से कौन सी रचना, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, तो इनमें से कौन सी रचना महाभारत पर आधारित नहीं है? सही उत्तर है इसका पंचवटी। पंचवटी जो है यह रामायण पर आधारित है, 1925 में प्रकाशित हुई थी। बाकी ये तीनों रचनाएं यह महाभारत पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना इनमें से कौन सी है? कामायनी, प्रेम पथिक, झरना या लहर। द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रेम पथिक। यह अतुकांत रचना है जिसमें तुक नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। गडरिये और दार्शनिक किस का अनुवादित ग्रंथ है? हर्मिट का, शेफर्ड एंड फिलोसफर का, डेजर्ट विलेज का या ट्रैवलर का। गडरिये और दार्शनिक किसका अनुवादित ग्रंथ है? सही उत्तर हो जाएगा शेफर्ड एंड फिलोसफर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन किस विद्वान का है? बच्चन सिंह का, डॉक्टर सुनीति वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या श्रीधर पाठक।
पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये आप लोगों के लिए। सही उत्तर है इसका रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने इस कथन को कहा है, लिखा है। अगला प्रश्न है, साकेत इस भाषा का शब्द है। यह प्रश्न आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका पाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण निम्न में से किस रचना को कहा जाता है? जय भारत को, भारती को, जयद्रथ वध को या साकेत को? प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण किस रचना को कहा जाता है? सही उत्तर है इसका जय भारत। जय भारत को कहा जाता है। 1952 में प्रकाशित हुई थी। यह एक मुक्तक रचना है। ठीक है, रचनाएं किस प्रकार की हैं ये भी आप ध्यान दिया करिएगा। यह एक मुक्तक रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, कालिदास की रचना मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन नाम से किसने अनुवाद किया है? गुप्त जी ने, श्रीधर पाठक ने, मुकुटधर पांडे ने या राय देवी प्रसाद पूर्ण ने? धाराधर धावन नाम से किया है। यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है इसका राय देवी प्रसाद पूर्ण ने धाराधर धावन नाम से किया था। और कब किया था? सन 1902 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कृष्णायन नामक महाकाव्य की रचना किसने की है? द्वारका प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र, उदय शंकर भट्ट या प्रताप नारायण पुरोहित? कृष्णायन नामक महाकाव्य की रचना किसने की है? सही उत्तर है इसका द्वारका प्रसाद मिश्र ने। कब की थी? 1943 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, हल्दी घाटी और जौहर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं हल्दी घाटी और जौहर। किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? श्याम नारायण पांडे, मोहनलाल महतो, अनूप शर्मा या उदय शंकर भट्ट? कमेंट में अपने उत्तर बताइए, किसकी रचना है यह? सही उत्तर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, असत्य हमें चुनना है। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वैत वेदांत या सुमित्रा नंदन पंथ अरविंद दर्शन? ये सभी जो कवि हैं यह किसी न किसी दर्शन से या पंथ से प्रभावित रहे हैं। आपको इसमें बताना है कौन सा असत्य है। सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वैत वेदांत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैतवाद से प्रभावित थे, तो यहाँ पर यह द्वैतवाद है, इसलिए यह असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद का, नंद दुलारी वाजपेयी जी का या मुकुटधर पांडे का? यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कि किस परीक्षा में पूछा गया था कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन जो है ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन इनमें से किस नाम से है? चित्राधार, वन मिलन, झरना या अयोध्या का उद्धार? सही उत्तर हो जाएगा इसका चित्राधार। चित्रधार में जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन किया गया है, जो कि है 1918 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, आंसू के प्रथम संस्करण में कितने छंद थे? जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू के प्रथम संस्करण में कितने छंद थे? 133, 190, 135 या 140? सही उत्तर है इसका 133। बाद में संशोधित संस्करण में 190 छंद हो गए थे, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना अतुकांत है?
महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी रचना अतुकांत है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ए बी दोनों, यानी महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक दोनों रचनाएं अतुकांत हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, नामवर सिंह द्वारा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किस विद्वान द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के कथन भी शुक्ल जी की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो इन्होंने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा था। नामवर सिंह ने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा था और निराला ने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा था। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। वहीं नामवर सिंह की बात करें तो आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहते हैं और निराला कहते हैं रहस्यवाद का पहला महाकाव्य। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। निराला की कौन सी रचना अनामिका में संग्रहित नहीं है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर या बादल राग? इनमें से कौन सी रचना अनामिका संग्रह में संग्रहित नहीं है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बादल राग। बादल राग जो है वह अनामिका में नहीं परिमल में संग्रहित है, जो कि सन 1930 में है। ठीक है, यह संग्रह जो है 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। रामविलास शर्मा ने निराला की कौन सी कविता को पंथ के विरोध में लिखी गई माना है? कुकुरमुत्ता को, तोड़ती पत्थर को, भिक्षुक को या गर्म पकौड़ी को? ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा के द्वारा पूछा जा रहा है। रामविलास शर्मा ने निराला की एक कविता को पंथ के विरोध में लिखी गई बताया है। आपको बताना है वह रचना कौन सी है। सही उत्तर है कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी थी। इनका संकलन किस काव्य संग्रह में हुआ है? बेला में, गीतगुंज में, गीतिका में या अनामिका में? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। सही उत्तर है इसका बेला। बेला में संग्रहित है निराला की कुछ गजलें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। निम्न में से महादेवी वर्मा की किस रचना की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है? रश्मि की, नीरजा की, निहार की या सांध्य गीत की? महादेवी वर्मा की एक रचना है जिसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी और वह कौन सी रचना है आपको बताना है। सही उत्तर है निहार। निहार जो है वह महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह था जिसमें कुल 47 गीत संग्रहित हैं और इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 32 है। अमृत और विष किसकी काव्य रचना है? ध्यान दीजिएगा, काव्य रचना की बात हो रही है। ठीक है, अमृत और विष किसकी रचना है काव्य रचना? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, आरसी प्रसाद सिंह या गोपाल सिंह नेपाली? सही उत्तर है इसका उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आपको बताना है कि यह पंक्तियां जो है दिनकर जी की किस कविता से ली गई हैं। जनतंत्र का जन्म, हुंकार, दिल्ली या इतिहास के आंसू? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इससे पहले अगर आप इस प्रश्न को नहीं जानते थे तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका जनतंत्र का जन्म। इस कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखित रचना है? खादी के फूल, दो चट्टानें, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचगर? इन चारों रचनाओं में से कौन सी जो रचना है वह सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों ने मिलकर लिखी थी? सही उत्तर हो जाएगा खादी के फूल।
1948 में यह प्रकाशित हुई थी। दोनों की संयुक्त रूप से लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 35 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनमें से कौन सी कृति सबसे पहले आएगी? मार प्यार की थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा या हे मेरी तुम। सही उत्तर है युग की गंगा। यह प्रकाशन वर्ष के आधार पर सबसे पहले आएगी क्योंकि यह 1947 में प्रकाशित हुई थी। बात करें मार प्यार की थापें तो इसका है 1981। फूल नहीं रंग बोलते हैं की बात करें तो यह 1965 में प्रकाशित हुई थी और हे मेरी तुम जो रचना है वह 1981 की है। अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल के संबंध में हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती समय में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। या हे मेरी तुम कविता इन्होंने अपनी पत्नी की याद में लिखा। आपको असत्य कथन चुनना है केदारनाथ अग्रवाल के संबंध में। सही उत्तर है इसका फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था बल्कि सोवियत लैंड पुरस्कार। केदारनाथ जी को सन 1986 में अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है अगर एग्जाम में पूछे तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है कि यह निर्वाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह का, बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का या मैनेजर पांडे का? प्रश्न है कि यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। यह कथन है नामवर सिंह जी का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, प्रयोगवाद की विशेषताओं के संबंध में हमें असत्य कथन बताना है। बौद्धिकता की प्रधानता, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस तरह के प्रश्न आपको बीपीएससी की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन रहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। हमें प्रयोगवाद की कविताओं में बौद्धिकता की प्रधानता भी देखने को मिलती है, उपमानों की नवीनता भी देखने को मिलती है और साधारण विषयों का निरूपण भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 यानी 39, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, अज्ञेय का या डॉक्टर नगेंद्र का? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नागार्जुन को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? 50, 55, 52 या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। पत्रहीन नग्न गाछ जो है वह नागार्जुन की मैथिली भाषा की कविताएं हैं जिसके लिए इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें कितनी कविताएं संकलित थीं आपको बताना है और इसका सही उत्तर है 52। 52 कविताएं इसमें मैथिली भाषा की संग्रहित थी जिसके लिए इन्हें सन 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लासेस थोड़ी सी लंबी लूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि क्लासेस आधे घंटे से ज़्यादा की हों और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न शामिल हों। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल का सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।